हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोग भी साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए, जिसमें है आधुनिक समकालीन कला का पार्ट 3 वीडियो। क्या है साथियों? पार्ट 3 वीडियो है। कौन सा वीडियो साथियों? पार्ट 3 है। पार्ट 3 है जिसमें हम लोग काफ़ी कलाकारों को देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे राम किंकर बैच। कौन से कलाकार को देखेंगे साथियों? राम किंकर बैच कलाकार को देखेंगे, जिनका जन्म साथियों 1906 में, अमृत 1980 में हुआ था। जन्म 1906 में, अमृत 1980 में हुआ था। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम किंकर बैच का जन्म कहाँ हुआ था? 20 मई 1906 को पश्चिम बंगाल के बांकुरा शहर में, जो ना तो कहाँ हुआ था? 20 मई 1906 ईस्वी को पश्चिम बंगाल बांकुरा शहर के जोगीपाड़ा कस्बे में हुआ था। तो आगे देखते हैं। ये इनके द्वारा राम किंकर बैच द्वारा बनाया हुआ एक चित्र है जहाँ साथियों, जिसका नाम है संथाल परिवार। तो राम किंकर बैच ज़्यादा जो प्रसिद्धि इनको मिली थी संथाल परिवार से मिले थे। इस चित्र को 1938 में बनाए थे न। इसमें मिट्टी, कंकड़, सीमेंट, पत्थर, गिट्टी ये सब चीज़ से बनाया गया है। तो राम किंकर बैच का था ये संथाल परिवार। 1938 बनाया गया था। कला भवन शांति निकेतन में यह चीज इनका चित्र रखा गया है। चित्र की मूर्ति है साथियों, चित्र नहीं है मूर्ति है। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। संथाल परिवार जो है क्या है? मूर्ति है। तो क्योंकि राम किंकर बैच जो है ये मूर्तिकार थे, फेमस मूर्तिकार थे। राम किंकर बैच ने कला शिक्षा किससे व किस कला संस्थान से प्राप्त किया था? तो नंदलाल बोस से। किसे लिए थे साथियों कला शिक्षा है अपना? नंदलाल बोस से और शांति निकेतन में लिए थे। राम किंकर बैच थे तो मूर्तिकार थे। क्या थे राम किंकर बैच साथियों? मूर्तिकार थे। पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों राम किंकर बैच एग्जाम की दृष्टि से। तो किसको आधुनिक भारतीय मूर्ति कला का जनक माना जाता है? तो राम किंकर बैच को ही न। राम किंकर बैच को आधुनिक भारतीय मूर्ति कला का जनक माना जाता है। किसे? राम किंकर बैच को आधुनिक भारतीय कला का जनक। तो राम किंकर बैच साहब को इम्पोर्टेंट स्टार लगाइए। राम किंकर बैच को किस रूप में जाना जाता है? तो मूर्तिकार के रूप में राम किंकर बैच को जाना जाता था। राम किंकर बैच ने अपनी मूर्तियों को किस माध्यम में बनाया था? तो बालू, सीमेंट, कंक्रीट और मिट्टी के माध्यम में ये अपनी मूर्तियाँ बनाए थे। मूर्तिकार राम किंकर बैच जीवन पर आधारित एक फिल्म थी राम किंकर बैच शीर्षक, जिसे 1975 में किसने बनाए थे? तो ऋतिक घटक ने बनाया था। ऋतिक घटक ने एक राम किंकर बैच के ऊपर एक फिल्म बनाया था साथियों। राम किंकर बैच शीर्षक से नामक था। तो यही फिल्म बनाए थे ऋतिक घटक राम किंकर बैच के ऊपर। राम किंकर के मूर्ति शिल्पों पर किस कलावाद का प्रभाव है? तो अभिव्यंजनावाद का प्रभाव राम किंकर बैच के ऊपर देखने को मिलता है। राम किंकर बैच के व्यक्तित्व व कृतित्व पर एक उपन्यास देखी नहीं फिरे जिसे मोड़कर नहीं देखा गया था। किसने लिखा था? तो बंगला में लिखा था। प्रसिद्ध उपन्यासकार थे समरेश बसु। तो समरेश बसु ने देखी नहीं फिरे यानी मोड़कर नहीं देखा न। तो ये उपन्यास का था। क्या था साथी? ये उपन्यास था जिसे समरेश बसु ने लिखा था बंगला भाषा में। राम किंकर बैच पर 1940 में निर्मित राम किंकर की पहली अमूर्त मूर्ति का क्या नाम था? लैंप स्टैंड नाम था। क्या नाम था? लैंप स्टैंड। ये मूर्ति थी जो पहली मूर्ति मानी जाती है, पहली अमूर्त मूर्ति थी ये राम किंकर बैच साहब की 1940 में। तो पहली अमूर्त मूर्ति थी साथी लैंप स्टैंड। वर्ष 1940 में निर्मित राम किंकर की पहली अमूर्त मूर्ति का शीर्षक क्या था? तो लैंप स्टैंड था। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित सुप्रसिद्ध कागज पर टेम्परा चित्र फैमिनी। क्या नाम है साथियों? फैमिनी, जिसे आकाल कहा जाता है। फैमिनी यानी कि आकाल किसने चित्र किया था? राम किंकर बैच साहब ने ही फैमिनी या आकाल नामक चित्र को बनाए थे। इनका फैमिली क्या था? चित्र था। फैमिली जो है क्या है? चित्र है। अगला है होमवर्ड बाउंड। क्या नाम है? होमवर्ड बाउंड। ये भी चित्र है साथियों। किसका है? राम किंकर बैच का। तो यानी राम किंकर बैच जो तो चित्रकार और मूर्तिकार दोनों से ज़्यादा फेमस इनको मूर्तिकार के लिए मिली थी प्रसिद्धि।
ना तो होमवर्ड रामकिंकर बैच का था क्षेत्र था। रामकिंकर बैच द्वारा निर्मित संथाल परिवार, देखिए ज़्यादा पूछा जाता है, संथाल परिवार वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? कला भवन शांत निकेतन के परिषद में 1938 में संथाल परिवार को रामकिंकर बैच ने बनाया था। रामकिंकर बैच द्वारा निर्मित 427 सेंटीमीटर ऊंची प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार किस माध्यम में थी? तो सीमेंट और कंक्रीट माध्यम के साथ में बनाया गया था। रामकिंकर बैच ने सर्वप्रथम संथाल फैमिली को किस माध्यम में बनाया था? तो मृणमय मूर्ति न मृणामय जो मिट्टी होता था, मिट्टी की मूर्ति को संथाल परिवार पहले बनाए थे। तो अगले जो आपके फेमस चित्रकार हैं साथियों, प्रदोष दास गुप्ता जी को देख लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 1912 से 12 में हुआ था, मृत्यु 1991 में इनकी मृत्यु हुई थी प्रदोष दास गुप्ता जी की। प्रदोष दास गुप्ता साथ में क्या थे? तो ये क्या थे? एक मूर्तिकार थे, प्रख्यात मूर्तिकार थे प्रदोष दास गुप्ता जी। इनका जन्म 1912 में कहाँ हुआ था? ढाका, बांग्लादेश में पड़ता है ढाका ना, तो वहीं पे बांग्लादेश में ढाका में इनका जन्म हुआ था। प्रदोष दास गुप्ता के प्रसिद्ध ख्यात प्राप्त मूर्तिकार थे। प्रदोष दास गुप्ता ने मूर्तिकला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो आरंभ में लखनऊ से, स्टार्ट में कहाँ से किए थे साथियों? लखनऊ से। हिडयम राय चौधरी के तत्पश्चात बाद में कहाँ से? चेन्नई से। तो सबसे पहले जो आरंभ में शिक्षा प्राप्त की तो लखनऊ में हिडयम राय चौधरी से, उसके बाद तत्पश्चात में, उसके बाद में चेन्नई में देव प्रसाद राय चौधरी के निर्देशन में कला शिक्षा ली। तो यानी कि दो गुरु हुए, कि इनके हिरण्यम राय चौधरी के पहले और दूसरे जो हुए देव प्रसाद राय चौधरी। पहले जो शिक्षा लिए लखनऊ से लिए, दूसरे की शिक्षा जो लिए चेन्नई से लिए थे। लखनऊ और चेन्नई से पहले हिरण्यम राय चौधरी, उसके बाद देव प्रसाद राय चौधरी के गुरु हुए। बंगाल स्कूल की रूढ़िवादी परंपरा के विरुद्ध किसने वर्ष 1943 में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की थी? तो प्रदोष दास गुप्ता ने कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की थी। तो साथियों जो ग्रुप हैं, ग्रुप से संबंधित हम आपको एक वीडियो डालेंगे साथियों। प्रदोष दास गुप्ता की प्रतिमा सीटेड वुमेन नहीं, प्रतिमा है, मूर्ति है, प्रतिमा सीटेड वुमेन मेटल कास्ट से बनाया गया। किससे बनाया गया था? मेटल कास्ट से बनाया गया। तो कहाँ संग्रहित है? गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ में। यह प्रदोष दास की मूर्ति जो है सीटेड वुमेन जो मेटल कास्ट से बनाई गई, रखी गई है चंडीगढ़ में। प्रदोष दास गुप्ता ने अपने शिल्पों को अधिकांश किस माध्यम में बनाए थे? तो कांस, प्रस्तर और टेराकोटा के माध्यम में बनाए थे। अधिकांश जो मूर्तियाँ थी कांसा की थी, प्रस्तर की थी और टेराकोटा। तो पूछा जाता है कि प्रदोष दास गुप्ता मूर्ति किस माध्यम में बनाते थे? कांसा, प्रस्तर, टेराकोटा में। प्रदोष दास गुप्ता के प्रमुख शिल्प हैं जैसे माय इम्प्रेशन, मेरी प्रेरणा न कांस्य संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में बनाई गई थी। ये कांस्य की बनाई हुई है साथियों। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ये चित्र रखा गया है इनका। अगला है माँ की गोद में। इनके जो और चित्र है माँ की गोद में है, सीमेंट से बनाया गया है। जय हिंद है, एक कांस्य से बनाया गया है ना। कलाकार की निजी संग्रह कंडोलेंस इनका चित्र है। इसके बाद शान बाथी इनका चित्र है, ये भी कांस्य माध्यम बनाया गया है। और एक ब्राइड भी चित्र इन्हीं का है ना। तो जो बहुत पूछा जाता है प्रदोष दास गुप्ता था। एक ब्राइड किसका? प्रदोष दास गुप्ता का है। इनके चित्र थे फेमस। अगले हैं आपके जो चित्रकार गोपाल घोष। कौन है साथियों? गोपाल घोष। जन्म 1913 में, मृत्यु 1980 में हुआ था। इनका जन्म 1913 में, मृत्यु 1980 में। गोपाल घोष का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? तो 1913 में कोलकाता के पश्चिम बंगाल में, गोपाल घोष का जन्म हुआ था। तो गोपाल घोष द्वारा एक फिगर है, देखिए बहुत ही रमणीय फिगर है साथियों, जो भारतीय मछुआरा का दृश्य दर्शा रहा है। तो गोपाल घोष द्वारा 1978 में बनाया था, कागज पर जल रंग माध्यम में ना। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में यह चित्र साथियों सुरक्षित रखा गया है। राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय दिल्ली 1978 में भारतीय मछुआरा करके चित्र था गोपाल घोष का, कागज में जल रंग से बनाया गया चित्र था। अगला है आपका गोपाल घोष भारतीय मछुआरा ना, ये हो गया। गोपाल घोष ने वर्ष 1935 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जयपुर से पेंटिंग में डिप्लोमा किए थे। जयपुर में किस में डिप्लोमा के साथ ही? पेंटिंग में ना। प्राप्त करने के पश्चात गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स चेन्नई में किसके निर्देशालय में कला शिक्षा लिए? तो देवी प्रसाद राय के निर्देशन में चेन्नई में
कला शिक्षा ग्रहण किए थे देव प्रसाद के निर्देशन में। भारतीय आधुनिक दृश्य चित्रण के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो गोपाल घोष को ही भारतीय आधुनिक दृश्य चित्रण का, किसकी बात कर रहा है? दृश्य चित्रण का जन्मदाता माना जाता है। तो भारतीय आधुनिक दृश्य चित्रण का जन्मदाता किसे माना? गोपाल घोष को। तो स्टार लगाइए साथियों। भारत में आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता कौन है? तो गोपाल घोष है। भी प्रश्न पूछा जाता है तो स्टार लगाइए न। आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता कौन थे? तो गोपाल घोष थे जन्मदाता। अगले जो आपके चित्रकार हैं हेमंत मिश्र हैं साथियों। तो फेमस चित्रकार इनके विषय में प्रश्न बनता है साथियों। तो ये हेमंत मिश्र हैं। 1917 में इनका जन्म हुआ था, 2009 में इनकी मृत्यु हुई थी हेमंत की। तो देखते हैं हेमंत मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 13 अक्टूबर जो दिन था, 13 अक्टूबर का दिन था, सन 1917 था। शिव सागर असम में। कहाँ हुआ था? असम में। शिव सागर गाँव रहा होगा, असम में इनका जन्म हुआ था 1917 में। हेमंत मिश्र कलकत्ता ग्रुप के सदस्य चुने गए थे। ये जो थे कलकत्ता ग्रुप के सदस्य भी थे 1950 के हेमंत मिश्र। हेमंत मिश्र की कला पर किस कलावाद का प्रभाव है? तो अति यथार्थवाद का। तो साथ में समकालीन कलाकार से जो नए कलाकार होते हैं इनसे भी प्रश्न खूब बनते हैं साथियों न। कुछ लोग हैं पुराने कलाकारों को रटते हैं, नए को छोड़ देते हैं, तो नए से ही क्वेश्चन ज़्यादा बनता है साथियों। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। हेमंत मिश्र कला पर किस कलावाद का प्रभाव था? तो अति यथार्थवाद का इनके पर प्रभाव था। हेमंत मिश्र की कला पर किन यूरोपीय कलाकारों का प्रभाव था? तो सल्वाडोर डाली और एंसेंट का। दो लोगों का प्रभाव इनके ऊपर था, हेमंत मिश्र के ऊपर। हेमंत मिश्र के कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं जैसे प्रिमेटिव न। इनके जो प्रसिद्ध चित्र हैं साथियों तो प्रिमेटिव है, एयर है, वार्स ऑन फायर है, इको ऑफ ए सॉन्ग है न, द परसिस्टिंग है, द फेडिंग। तो इन सब चित्रों को साथियों आप लोग कलाकार के जन्म, सन, स्थान, नाम इनसे जो संबंधित जो चित्र बने चित्रों को जरूर आप नोट डाउन करके साथियों रख लीजिए। हेमंत मिश्र द्वारा लिखित पुस्तकें देखिए, ये चित्रकार और पुस्तक भी लिखते थे। तो इनके द्वारा पुस्तकें क्या कौन सी लिखी थी? भारतीय चित्रकला 1978 में, रूपार अंतराल रूप 1990 में लिखे थे, देखो लुइट आरु सागर, ये भी इनके पुस्तक थे। तो ये इनके हेमंत मिश्र के प्रसिद्ध पुस्तकें। इन पुस्तकों को भी आप साथियों जरूर है, उम्मीद है कि आप नोट डाउन कर रहे होंगे। अगला जो आपके फेमस चित्रकार हैं नीरद मजूमदार न, निरोध मजूमदार। इनका जो जन्म हुआ था 1916 में, मृत्यु कब हुआ था? 1982 में। तो नीरद मजूमदार का जो जन्म हुआ था 11 मई 1916 को कोलकाता में हुआ था। कहाँ साथी हुआ था? कोलकाता में। नीरद मजूमदार का जो जन्म हुआ था वो दिन था 11 मई, सन था 1916, हुआ कहाँ था? कोलकाता में। प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार कमल कुमार मजूमदार के छोटे ये भाई थे नीरद मजूमदार। तो किसके छोटे भाई थे? कमल कुमार। कमल कुमार इनके बड़े भाई हैं, उनसे छोटे कौन है? नीरद मजूमदार। तो कमल कुमार के छोटे भाई नीरद मजूमदार थे। किसकी कला पर तंत्र कला, देखिए इंपॉर्टेंट है साथियों, ये भी पूछा जाता है न। किसकी कला पर तंत्र कला का सशक्त प्रभाव रहा? तो नीरद मजूमदार। ये कहने का मतलब तांत्रिक कलाकार भी थे साथी, जिनके ऊपर तांत्रिक कला का सशक्त प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसे स्टार लगाइए साथियों। विगत परीक्षा में सब प्रश्न पूछे गए हैं। भारत में सबसे पहले तांत्रिक कलाकार न, भारत में सबसे पहले तांत्रिक कला प्रदर्शनी लगाने वाले कलाकार कौन थे? तो नीरद मजूमदार थे, जो सबसे पहले तांत्रिक कला प्रदर्शनी लगाए थे भारत में। तो स्टार लगाइए। निरोध मजूमदार एक लीडा और हंस बनाए थे। इनका एक चित्र साथियों था, वो चित्र था तैल माध्यम से बनाए थे नीरद मजूमदार, लीडा और हंस। कहानी का मतलब कि एक उसमें लड़की थी और एक हंस था। तो लीडा और हंस का जो चित्र था बहुत ही फेमस था, लीडा और हंस का। तो इस फिगर को हम आपको दिखाते हैं, लेकिन थोड़ा अश्लील थी तस्वीर, इसलिए हम आपको नहीं दिखा सकते हैं न। तो लीडा और हंस थी न, तैल माध्यम से नीरद मजूमदार इस फिगर को बनाए थे साथियों न। तो बिना कपड़े का है। चलते हैं आगे, देखते हैं। लीडा और हंस नीरद मजूमदार का प्रश्न पूछे न। नीरद मजूमदार की छोटी बहन, इनकी जो छोटी बहन थी उनका क्या नाम था? सानू लाहिरी नाम था। क्या नाम था साथियों? सानू लाहिरी नाम था। ये चित्रकार व कला शिक्षिका थी न। नीरद मजूमदार की जो छोटी बहन थी वो चित्रकार और कला शिक्षिका थी साथियों। पूछता है कि सानू लाहिरी
सानू लाहिरी नीरज मजूमदार की क्या थी? तो छोटी बहन थी। यह सानू लाहिरी किस विधा के लिए जानी जाती है? तो चित्रकार तथा कला शिक्षिका थी के लिए जानी जाती है। भारत की सर्वप्रथम प्रमुख महिला पब्लिक आर्टिस्ट कौन थे? तो सानू लाहिरी ही थी, जो नीरज मजूमदार की छोटी बहन थी। ये प्रमुख महिला पब्लिक आर्टिस्ट थी, सर्वप्रथम की बात कर रहा है भारत में। विश्व की सबसे ऊंची सार्वजनिक कला पब्लिक आर्ट का उदाहरण है द स्पियर्स ऑफ डबलिन। क्या नाम है साथियों? द स्पियर्स ऑफ डबलिन, ए मॉन्यूमेंट ऑफ लाइट है। तो विश्व की सबसे ऊंची सार्वजनिक कला पब्लिक आर्ट है साथियों द स्पियर ऑफ डबलिन, ए मॉन्यूमेंट ऑफ लाइट है ना। किसने अपने चित्रों में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था? मतलब जो चित्र बनाते थे उसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग किए थे, अक्षरों का प्रयोग किए थे। तो नीरज मजूमदार थे। स्टार लगाए साथियों ना। देवनागरी लिपि का प्रयोग अपने चित्रों में करने वाले कलाकार कौन थे? तो नीरज मजूमदार थे। प्रसिद्ध तैलचित्र नौजाज ना, क्या है? नेजाज घाट। क्या है? नेजाज घाट के चित्रकार कौन थे? तो नीरज मजूमदार साहब थे। स्टार लगाइए। नेजाज घाट के प्रसिद्ध चित्रकार नीरज मजूमदार थे। किस कलाकार ने आकृतियों के साथ चिन्हों व अक्षरों को अपने चित्रों में संयोजित किया? तो नीरज मजूमदार थे, जो चिन्ह और अक्षर न को अपने चित्रों में सम्मिलित किए थे। तो नीरज मजूमदार ही थे साथियों ऐसे कलाकार। स्टार लगाइए। अगला है नीरज मजूमदार का प्रसिद्ध चित्र नेता का घाट। क्या है? नेता का घाट। इनका प्रसिद्ध चित्र था, कैनवास पर बनाया गया तैल रंग माध्यम है। तो कहाँ सुरक्षित है? तो आधुनिक कला नई दिल्ली में। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला नई दिल्ली में इनका चित्र है नेता का घाट। 1957 में बनाया हुआ यह चित्र है, कैनवास पर तेल रंग माध्यम में। अगला है भावेश चंद्र सन्याल। अगले आपके जो कलाकार हैं साथियों, भावेश चंद्र सन्याल। जन्म इनका 1902 में हुआ था, मृत्यु 2003 में। भावेश शॉर्टकट नाम बीसी सन्याल। भावेश चंद्र सन्याल का जन्म जो हुआ था 22 अप्रैल 1902 को हुआ था धोबरी असम में। कहाँ हुआ था साथियों? धोबरी असम में। इस चीज़ को ध्यान देंगे, धोबरी के असम में, या असम के धोबरी में। किस कलाकार को कला का सम्राट न किस कलाकार को कला का सम्राट, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द आर्ट कहा जाता है? तो बीसी सन्याल को ही कहा जाता है साथियों कला का सम्राट। तो स्टार लगाइए। बीसी सन्याल बहुत ही इंपॉर्टेंट कलाकार हैं साथियों, आधुनिक समकालीन कलाकार से। तो इसको भी आप लोग बहुत बढ़िया से लर्न करेंगे। तो इनके द्वारा एक चित्र बनाया हुआ साथियों शिव का मुखाकृति। तो देखिए बीसी सन्याल, भावेश चंद्र सन्याल द्वारा शिव की मुखाकृति है, कैनवास पर तैल माध्यम से, यानी कि शंकर भगवान का ये मुखाकृति बनाए हैं। किस कलाकार ने अपने जीवन के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के 3 बार न स्टार लगाइए। कह रहा है कि किस कलाकार ने अपने जीवन के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप को 3 बार विभाजित खंडित होते हुए बढ़ते हुए देखा है? तो कौन थे कलाकार? थे बीसी सन्याल। कब 1905 में, 1947 में, 1971 में। तो 3 बार इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को खंडित होते हुए देखा है। तो ऐसे कलाकार देखने वाले कौन? तो बीसी सन्याल साहब थे। बीसी सन्याल ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट क्राफ्ट्स कलकत्ता में, फारसी ब्राउन जेपी गांगुली के निर्देशन में। तो कलकत्ता से अपना कला शिक्षा लिए थे, ग्रहण किए। 1929 में लाहौर में लाला लाजपत राय की आवाज़ प्रतिमा। किसकी? लाला लाजपत राय की आवाज़ प्रतिमा, जिसे बस्ट साइज मूर्ति कहा जाता है, किसने बनाई थी? तो बीसी सन्याल ने ही इस प्रतिमा को बनाया से 1929 में लाला लाजपत की आवाज़ प्रतिमा, जिसे बस्ट साइज प्रतिमा कहा जाता है। 1937 में लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो बीसी सन्याल साहब ने ही की थी साथियों। लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना बीसी सन्याल का 1937 में। इम्पॉर्टेंट है। भारत विभाजन के पश्चात सन्याल अपनी पत्नी स्नेहलता सन्याल, गजल गायिका व रंगकर्मी, व अपनी पुत्री अब सन्याल प्रसिद्ध कॉस्ट्यूम डिजाइन, जिन्हें 2008 में संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड रंगमंच सज्जा के लिए दिया गया था, के साथ कहाँ हैं? तो इस समय अभी दिल्ली में। 2008 में संगीत नाटक अकादमी के अवार्ड रंगमंच सज्जा के लिए मिल चुका है साथियों।
बीसी सन्याल को। तो आप लोग देख रहे हैं आधुनिक समकालीन कला का पार्ट 3 वीडियो देख रहे हैं साथियों। यह जो वीडियो है आप लोगों को रोज़ाना सुबह डेली मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में आप लोगों को मिलता है साथियों। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आधुनिक समकालीन कला से साथियों। यहाँ से लगभग 15 क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जाम में। आप लोग विगत पेपर को प्रश्न पत्र को उठा के आप देख लीजिए साथियों। सन्याल ने अपना स्टूडियो कहाँ खोला था? तो नई दिल्ली में। हाँ, जिस तरह से और आप वीडियो को हमारे पिछले वीडियो को प्यार सम्मान दुलार दिए, इसी प्रकार से इस वीडियो को भी उम्मीद है कि प्यार दुलार सम्मान आपके द्वारा मिलेगा साथियों। तो आपसे बस वही लाइक और सब्सक्राइब का इंतजार रहता है साथियों, जिससे आप लोगों का प्यार बना रहे। तो चलते सन्याल ने अपना स्टूडियो कहाँ खोला था? तो नई दिल्ली स्थित गोल मार्केट में खोला था। तो नई दिल्ली में स्थान है गोल मार्केट में, वहीं अपना स्टूडियो खोले थे बीसी सन्याल सर। नई दिल्ली में गैलरी 26 की स्थापना किसने की थी? तो बीसी सन्याल ने। ग्रुप से संबंधित एक वीडियो अभी हम आपको डालेंगे साथियों। तो जो बहुत महत्वपूर्ण जितने ग्रुप हैं उस ग्रुपों से संबंधित वीडियो डालेंगे। बीसी सन्याल के कुछ प्रसिद्ध चित्र कौन से? जैसे द फ्लाइंग है, द फ्लाइंग बिजूका हो गया, चरवाहा हो गया, निराशा हो गया, और शांति का मार्ग हो गया, उखड़े हुए गोल मार्केट है, भिखारी है, कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा है, निजामुद्दीन के मेले में, न धौला पर्वत श्रृंखला, न पर्दे से ढकी नारी, माँ और बच्चा, हार्स एवं क्रो। तो ये इनके बीसी सन्याल के प्रसिद्ध चित्र थे साथियों। अगले चित्रकार हैं आपके धनराज जी। कौन है साथियों? धनराज भगत बहुत ही फेमस चित्रकार है साथियों। ये भी क्या थे? एक प्रसिद्ध क्या थे? मूर्तिकार थे। ये भी प्रसिद्ध एक देखा जाए तो मूर्तिकार और चित्रकार की श्रेणी में इनको गिना जाता है साथियों। तो इनका जो जन्म हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। मृत्यु 1988 में हुआ था। धनराज भगत का जन्म हुआ था 20 दिसंबर 1917 को लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर को। दिन था 20 दिसंबर का। इनके द्वारा देखिए एक शिवा डांसिंग प्लास्टर संग्राम में साथियों बनाया गया है। तो देखिए चित्र है शायद शिवा डांसिंग प्लास्टर में। उसमें प्लास्टर में तो चित्र नहीं, मूर्ति होनी चाहिए। देखिए शिवा डांसिंग, शंकर को डांस करते हुए दिखाया गया। धनराज भगत का एक चित्र है शिवा डांसिंग प्लास्टर में। संग्रह श्रीमती कला भगत के निजी संग्रह में है। कमला भगत के निजी संग्रह में शिवा डांसिंग का प्लास्टर में बना हुआ ये मूर्ति रखी गई। धनराज भगत शिल्पकार की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर से। तो ये मूर्तिकार थे। क्या थे साथी? ये मूर्तिकार थे, शिल्पकार थे या मूर्तिकार थे। ये मेयो स्कूल ऑफ आर्ट से यह शिक्षा ग्रहण किए थे धनराज भगत साहब। धनराज भगत थे मूर्तिकार। पूछा जाता है कि धनराज भगत किस विधा के लिए जाने? मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। भारतीय महाद्वीप में तत्कालीन समय में सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार कौन थे? धनराज भगत थे साथियों उस समय। धनराज भगत किस आर्ट कॉलेज में पहले शिक्षक फिर सेवानिवृत्त के समय मूर्ति कला विभाग के अध्यक्ष हुए? तो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट के। पूछा जाता है, स्टार लगाए साथियों। पहले शिक्षक फिर सेवानिवृत्त के समय मूर्ति कला विभाग के अध्यक्ष हुए तो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में। 1947 में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट का प्रथम पुरस्कार किसे मिला था? तो धनराज भगत को ही मिला था साथियों। न ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स क्राफ्ट का प्रथम पुरस्कार धनराज भगत को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? तो 1977 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ब्राइड, देखिए इनकी एक मूर्ति थी, ब्राइड कास्ट में बनाई गई थी। मूर्ति शिल्प किसकी है? तो धनराज भगत की। स्टार लगाइए। म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन स्टार लगे, मूर्ति शिल्प थी धनराज भगत की थी साथियों, स्टार लगाइए। थर्ड आई मूर्ति थी धनराज भगत की, स्टार लगाइए न। ब्राइड म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन, थर्ड आई, ये मूर्तिकार थे धनराज भगत के। जो ब्राइड मूर्ति थे कास्ट माध्यम में, लकड़ी के कास्ट माध्यम बनाई गई थी। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान देंगे, पूछा जाता है न। धनराज भगत का माध्यम है पेपर मेसी, सीमेंट, कास्टिंग, धातु की ढलाई, वेल्डिंग, सिरेमिक, लकड़ी, प्रस्तर, धातु, इनेमिल से ये मूर्तिकारी का काम करते थे धनराज भगत जी। इतने माध्यम थे इनके। अगला धनराज भगत के प्रमुख शिल्प हैं घोड़े। इनके प्रमुख शिल्प देखिए मूर्ति जो है घोड़े की नलबंदी, शिवा डांस, ये प्लास्टर बना हुआ है। नलबंदी जो था प्रस्तर में था, पत्थर का। सितार वादक सीमेंट में है, बांसुरी वादक वेल्डेड में है न। दक्यूस इनका है लकड़ी माध्यम में। कॉस्मिक मैन है प्लास्टर में। द किंग है
न स्टैंडिंग फिगर है इन्हीं का मूर्ति, स्टैंडिंग फिगर है न, फ्लूट प्लेयर है न, मीनार क्वीन, मैन क्रूसिफाइड, संगीतज्ञ। ये थे प्रमुख चित्र धनराज मूर्ति थे, साथ ही चित्र नहीं थे, ये मूर्ति धनराज भगत साहब के। अगले हैं आपके जाने माने कलाकार राम कुमार वर्मा जी। राम कुमार वर्मा जन्म 1924 में, मृत्यु कब हुआ था साथियों? 2018 में ना। तो सर साथियों तबीयत सही ना होने के कारण फिर भी आप लोगों की पढ़ाई न रुकने पाए, आपकी तैयारी न रुकने पाए, तो मैं तबीयत खराब है फिर भी वीडियो आप लोगों के बीच डाल रहा हूँ। तो राम कुमार का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? तो 1924 में शिमला के हिमाचल प्रदेश में, 1924 में शिमला में हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ था राम कुमार जी का 1924 में। तो इनके द्वारा एक फिगर है देखिए बनाया गया है साथियों, जिसे कहा जाएगा बनारस का घाट। क्या है साथियों? बनारस घाट। तो राम कुमार किसके लिए जाने जाते हैं? तो बनारस घाट के लिए ही राम कुमार ज़्यादा प्रसिद्ध है। देखिए बनारस में गंगा नदी है, वहाँ पे नाव जो है सब है ना। तो राम कुमार बनारस का घाट जो बनाए थे 1963 में बनाए थे, कैनवास पे तैल माध्यम से इसको बनाए थे न। किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट नई दिल्ली में है, चित्र अभी सुरक्षित है। राम कुमार के बड़े भाई कौन थे न? राम कुमार के जो बड़े भाई थे प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार थे निर्मल वर्मा। ये राम कुमार वर्मा है, इनके जो बड़े भाई थे वो कौन थे? निर्मल वर्मा थे। ये प्रसिद्ध हिंदी के साहित्यकार थे। राम कुमार ने इकोनॉमिक्स में एमए कहाँ से किया था न? तो राम कुमार साहब जो इकोनॉमिक्स से एमए किए थे, कहाँ से किए थे? सेंट स्टीफेंस कॉलेज ऑफ नई दिल्ली से। 1950 में पेरिस में राम कुमार ने किसके निर्देशन में विविध कला शिक्षा प्राप्त की थी? आंद्रे लोहाते फर्नांड लेंजर से। तो ये इनके गुरु थे 1950 में पेरिस में, जहाँ से राम कुमार ने कला की शिक्षा प्राप्त की थी। तो आंद्रे लोहाते तथा फर्नांड लेंजर से। स्टार लगाइए, पूछा जाता है साथियों कि राम कुमार के गुरु कौन थे? आंद्रे लोहाते और फर्नांड लेंजर किस कलावाद के थे? तो ये फ्रेंच घनवादी थे। आंद्रे लोहाते तथा फर्नांड लेंजर दो कलाकार थे साथियों, इन्हीं दोनों से कलाकारी सीखे थे कौन? राम कुमार जी। तो ये दोनों फ्रेंच और घनवादी कलाकार थे, ये दोनों लोग, इन्हीं से शिक्षा लिए थे राम कुमार। राम कुमार किस रूप में प्रसिद्ध है? तो अमूर्त घनवादी दृश्य चित्रकार थे, अमूर्त घनवादी दृश्यकार थे राम कुमार जी। राम कुमार ने अपने दृश्य चित्र सर्वाधिक किस माध्यम में बनाए थे? तैल या एक्रेलिक माध्यम बनाए थे, तैल या एक्रेलिक माध्यम में राम कुमार दृश्य जी ने अपना चित्र बनाया था, दृश्य चित्र। तो वीडियो आप लोग एक बार दो बार देखेंगे तो वीडियो आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आएगा, और उम्मीद है कि आप लोग इसे नोट डाउन भी करेंगे। राम कुमार के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? तो 1948 में शिमला में नहीं, इनकी प्रथम एकल प्रदर्शनी आयोजित की गई थी 1948 में शिमला में। राम कुमार चित्रकार के साथ साथ किस रूप में जाने जाते थे? हिंदी साहित्यकार भी थे राम कुमार, इनके बड़े भाई भी साहित्यकार थे, और राम कुमार वर्मा भी निर्मल वर्मा और राम कुमार वर्मा दोनों हिंदी के साहित्यकार थे। राम कुमार चित्रकारी भी सीखे थे। राम कुमार अब तक कुल कितनी पुस्तकें छप चुकी है? राम कुमार वर्मा की कितनी पुस्तकें अब तक छप चुकी है साथियों? तो 8 पुस्तकें इनके छप चुके, जिनमें से 2 उपन्यास है और 6 कहानी संग्रह है। 2 उपन्यास है, कुल 8 में से 2 उपन्यास है और 6 कहानी के, अच्छा 2 8 हो गए। किस चित्रकार को फ्रांस सरकार का ऑफिसर्स आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान प्राप्त हुआ था? राम कुमार को ही प्राप्त हुआ था फ्रांस सरकार का ऑफिसर्स आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान, राम कुमार को मिला था। 1975 में हिंदी कहानीकार के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस चित्रकार को प्रेमचंद पुरस्कार से पुरस्कृत किया था? तो राम कुमार वर्मा को ही पुरस्कृत किया गया था। 1986 में मध्य प्रदेश सरकार का कालिदास पुरस्कार किसे मिला है? तो राम कुमार को ही मध्य सरकार द्वारा कालिदास पुरस्कार भी मिल चुका है 1986 में। राम कुमार को पद्म विभूषण कब मिला था? तो 2010 में राम कुमार को पद्म विभूषण मिला था। 2011 में ललित कला अकादमी को फेलोशिप किसे प्राप्त हुआ था? राम कुमार को ही मिला था ललित कला अकादमी का फेलोशिप पुरस्कार। फेलोशिप पुरस्कार राम कुमार को ही मिला था 2011 में।
ना राम कुमार के प्रसिद्ध चित्र देखिए साथियों, राम कुमार के प्रसिद्ध चित्र क्या क्या है ना। वाराणसी चित्र हो गया, श्रृंखला, वाराणसी चित्र श्रृंखला पूरा बनाए थे। बेरोजगार है इनका, स्नाकोत्तर है, खंडहर है, अलविदा है, अतीत है, परिवार है ना, स्वप्न है ना, तथा उड़ान और बैग बॉन्ड है। तो बैग बॉन्ड इनका खूब पूछा जाता है साथियों, उड़ान पूछा जाता है, अतीत पूछा जाता है, परिवार ना, तो वाराणसी श्रृंखला भी पूछा जाता है। तो किसका है, राम कुमार वर्मा जी का है। तो इन सब चित्रों को आप नोट डाउन करिए। अगले जो आपके कलाकार हैं सतीश गुजराल साहब। कौन है, सतीश गुजराल। 1925 में इनका जन्म हुआ था, 2020 में मृत्यु। सतीश गुजराल का जन्म कहाँ हुआ था साथियों, 25 दिसंबर 1925 को झेलम अविभाजित कहाँ पड़ेगा, पंजाब में। झेलम कहाँ पड़ेगा साथियों, तो ये पंजाब में पड़ेगा। सतीश गुजराल के बड़े भाई कौन थे, इंद्र कुमार गुजराल थे, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। किस चित्रकार के बड़े भाई भारत के प्रधानमंत्री थे, तो सतीश गुजराल के। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों पूछे जाते हैं। सतीश गुजराल फेमस चित्रकार हैं। सतीश गुजराल ने 10 वर्ष की उम्र में अपनी श्रवण शक्ति कैसे खो दी थी न, तो 10 वर्ष की उम्र थे तभी इनकी शक्ति क्या होती साथियों, सुनने वाली जो शक्ति थी, यानी एक कान से बहरे हो गए थे। तो कश्मीर में एक जर्जर पुल था, उसी को पुल को पार कर रहे थे साथियों, तभी वो पुल गिर गया था। उसी पुल पर से गिर गए थे और अपने सुनने की शक्ति को खो दिए बैठे थे। सुजाता कुलश्रेष्ठ द्वारा सतीश गुजराल के जीवन पर बनाई गई 24 मिनट की न, सुजाता कुलश्रेष्ठ द्वारा सतीश गुजराल पर 24 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी, जो रिलीज हुई थी 15 फरवरी 2012 को। तो सुजाता कुलश्रेष्ठ द्वारा नाम बनाया गया था, ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म था, सतीश गुजराल के ऊपर बनाया गया था साथी। सतीश गुजराल कौन थे, तो नवतांत्रिक कलाकार तथा अभ्युदयवादी कलाकार थे, पूछा जाता है। तो सतीश गुजराल जो थे, सतीश ये नवतांत्रिक कलाकार थे और अभ्युदयवादी का भी असर इनके ऊपर दिखाई देता है। सतीश गुजराल किस रूप में प्रसिद्ध थे, चित्रकार न, ये चित्रकार, वास्तुकार, भित्ति चित्रकार, म्यूरी न, तथा ग्राफिक डिजाइनर थे। तो इतनी सारी विधा में पारंगत है सतीश गुजराल साथियों, पूछे जाते हैं। उस चित्रकार का नाम था जो वास्तुकार भी था, सतीश गुजराल थे। सतीश गुजराल के सर्वाधिक प्रसिद्ध किस रूप में थे, तो भित्ति चित्रकार, जिसे म्यूरिस्ट कहा जाता है। तो यानी कि भित्ति चित्रकार के रूप में ज़्यादा फेमस मिला था सतीश गुजराल साहब को, प्रसिद्धि मिली थी। महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए थे, तो सतीश गुजराल ने थे। महात्मा गांधी संस्थान में मॉरिशस में एक म्यूरल बनाए थे, जिसे भित्ति चित्रकारी कहा जाएगा, तो सतीश गुजराल ने ही बनाया था। प्रख्यात चित्र बिलाप किसका है, तो सतीश गुजराल का ही बिलाप चित्र है। स्टार लगा। सतीश गुजराल के कृत कंस्ट्रक्शन स्टील तथा मिश्रित माध्यम किसके संग्रह में है, तो ललित कला अकादमी नई दिल्ली में रखा गया है साथियों। न सतीश गुजराल का कृत था कंस्ट्रक्शन स्टील तथा मिश्रित माध्यम में बना हुआ है। चित्र रिवोल्यूशन और स्नेयर ऑफ मेमोरी न, सतीश गुजराल द्वारा बनाया गया है। स्नेयर ऑफ मेमोरी। सतीश गुजराल वर्तमान में कहाँ रहते हैं, तो नई दिल्ली में रहते हैं। प्लेमेंट्स एक्रेलिक न, प्लेमेंट्स कृत के कलाकार का नाम सतीश गुजराल साहब। कंवल श्रृंखला एक किसका है, सतीश गुजराल का है। द सेलिब्रेशन श्रृंखला, कंवल श्रृंखला और द सेलिब्रेशन श्रृंखला, तो दोनों श्रृंखला जो है सतीश गुजराल साहब की है। सतीश गुजराल के प्रसिद्ध चित्र देख लेते हैं। सतीश गुजराल के जो प्रसिद्ध चित्र हैं, तूफान के तिनके, तिरस्कार, ये इनके सतीश गुजराल के प्रसिद्ध चित्र हैं साथियों। ये मूर्त नहीं है, चित्र है। तूफान के तिनके, तिरस्कार, आत्म के पूर्व, दर्द का मसीहा, स्मृतियों का जाल, दोपहरी का अंधियारा। तो सतीश गुजराल के फेमस जो चित्र हैं साथियों, तो ये रहे। आप इसे जरूर नोट डाउन करिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगले जो कलाकार हैं आपके कांटगेरी कृष्ण हैबर साहब ना, जिन्हें शॉर्टकट में कहा जाता है के हैबर। इनका जो जन्म हुआ था 1912 में, मृत्यु 1996 में हुआ था। तो जन्म 1912 में कहा था, कर्नाटक के कांटगेरी नामक गांव में। कर्नाटक के कांटगेरी नामक गांव में के हैबर का जन्म हुआ था। तो इनका जो फेमस प्रसिद्ध चित्र था वो था मुर्गे का लड़ाई साथियों। क्या था, मुर्गे का लड़ाई पूछा जाता है साथियों न। मुर्गे की लड़ाई कब बनाए थे, 1959 में। कहाँ रखा गया है साथियों, गवर्नमेंट म्यूजियम आर्ट गैलरी चंडीगढ़ में रखा गया है। के हैबर ने कला में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किए थे,
तो ये 1934 से 1938 में मध्य न सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से, न सर जे आर्ट स्कूल मुंबई से कला की शिक्षा ये साथियों प्राप्त किए थे के हैबर। न आर्ट नाउ इंडिया में किसने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्शकों का दिल जीता था? न ब्रुसेल्स और लंदन में 1965 में किया गया, तो के हैबर ने न दर्शकों को दिल जीता था, जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? ब्रुसेल्स और लंदन में किया गया था। तो अपने चित्रकारी के दम पर लोगों के दिल को जीता था के हैबर साहब 1965 में। न भारत सरकार ने के हैबर को पद्म श्री से कब नवाजा? पद्म श्री से के हैबर साहब को कब नवाजा गया था? तो 1961 में। कब नवाजा गया था? 1961 में। 1981 से 1984 के मध्य ललित कला अकादमी अध्यक्ष रहे के हैबर साहब है न, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष रह चुके हैं के हैबर साहब न। भारत सरकार ने कला में के हैबर के योगदान के लिए पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया इन्हें? पद्म विभूषण सम्मान से तो 1989 में। हैबर की प्रसिद्ध रहे लयात्मक रेखांकन के लिए। तो आप लोग साथियों आधुनिक कला समकालीन का सुपर फास्ट रिवीजन देखना चाहते हैं तो इसके बाद जो अगला वीडियो आपको मिलेगा वो आपका मिलेगा MCQ यानी प्रश्नोत्तरी से। तो और क्वेश्चन है और सारे कुछ राइटर हैं साथी हैं, लेकिन राइटरों को छोड़ दें आप क्योंकि क्वेश्चन ही ज़्यादा है, तो क्वेश्चनों को हम लोग अब देखेंगे। लय की अनुभूति प्राप्त करने के लिए के हैबर ने किससे नृत्य कला की शिक्षा प्राप्त की थी? तो सुप्रसिद्ध आचार्य पंडित सुंदरलाल से, सुप्रसिद्ध आचार्य पंडित सुंदर लाल से। के हैबर के अंतिम दिनों की चित्र शैली थे रेखात्मक, पूछा जाता है साथियों, रेखात्मक था। सशक्त रेखांकन में कौन जाना जाता है? केकर हैबर। स्टार लगाइए इन सब प्रश्नों को। के हैबर के रेखा चित्र का संग्रह है भारत कला भवन वाराणसी में रखे गए हैं, स्टार लगाइए। के हैबर का अंधकार के पार कैनवास पर तैल चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है अंधकार के पार। बांग्लादेश का जन्म नामक शीर्षक से जो चित्र सम्मानित है किसने बनाया था? के हैबर बनाए थे 1971 में। के हैबर की कला पर किसका प्रभाव था? पॉल गॉगिन तथा अमृता शेरगिल का। पॉल गॉगिन तथा अमृता शेरगिल का प्रभाव के हैबर के ऊपर देखने को मिलता है साथियों। के हैबर के प्रसिद्ध चित्र हैं कविता का जन्म। न इनके प्रसिद्ध चित्र को देख लेते हैं। के हैबर के कविता का जन्म हो गया, सनी साउथ हो गया, ये समय दिया गया कब कब बनाया गया था। मैडनहुड है साथियों, रिफ्यूज है, बैगर है, कुरेल समर है, एट्रोसिटीज है, मुर्गी की लड़ाई है न, धान कूटते हुए है, टाइल फैक्ट्री है, धान कूटते हुए, श्रद्धा है, भिखारी है, भारतीय नृत्य है, साधु है, फेस्टिवल इन इस्लाम, तमाशा, लोक नृत्य तथा बीड़ा, ये इनके प्रमुख चित्र हैं साथियों। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद है कि हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी आपका प्यार दुलार सम्मान मिलेगा साथियों। लाइक के माध्यम से, सब्सक्राइब के माध्यम से, जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें साथियों, ताकि हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ हर नोटिफिकेशन वीडियो उन तक पहुँच सके साथियों। तो दीजिए इजाज़त साथियों, जब तक नेक्स्ट MCQ प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे साथियों, तब तक लिए धन्यवाद साथियों।